ये सिर्फ एक और आतंकी हमले की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी साजिश की कहानी है जिसे 7 साल तक बुना गया। एक ऐसी साजिश जिसमें एक पढ़े लिखे शिक्षक का ब्रेन वॉश किया गया, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय जाल बिछाया गया जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आज इस कहानी की हर एक परत को खोल कर देखते हैं। तो हम अपना सफर शुरू करेंगे आदिल ठोकर से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक पढ़ा लिखा नौजवान बंदूक उठाने पर कैसे मजबूर हो गया। फिर हम पाकिस्तान के नए खेल टीआरएफ को समझेंगे, देखेंगे कि कैसे हाईटेक तरीके से इस आतंक की तैयारी हुई और आखिर में इस पूरी साजिश के पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय चेहरे छिपे हैं उन्हें बेनकाब करेंगे। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक नाम, आदिल ठोकर। एक ऐसा लड़का जो टीचर बनना चाहता था लेकिन बन गया एक खूंखार आतंकवादी। उसकी कहानी एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होती है। सवाल यही है, एक एमए पास पढ़ा लिखा लड़का आदिल हुसैन ठोकर आखिर आतंकवादी बना कैसे? देखिए, ये कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं था। इस एक सवाल का जवाब एक 7 साल लंबी और गहरी साजिश में छिपा हुआ है। देखिए, आदिल की हरकतों में एक अजीब सा पैटर्न दिखने लगा था। वो हर मारे गए आतंकवादी के जनाजे में शामिल होता था। फिर अप्रैल 2018 में उसने अपने परिवार से कहा कि वो इम्तिहान देने जा रहा है, लेकिन ये झूठ था। असल में वो पाकिस्तान के स्टूडेंट वीजा पर वाघा बॉर्डर पार कर चुका था और उसका अगला ठिकाना था लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग कैंप, जहां अगले 6 साल तक उसे एक पेशेवर आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दी गई। अब आता है साल 2019 और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। भारत में आर्टिकल 370 हट चुका था और उधर FATF की वजह से पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसे कश्मीर में आतंक को जिंदा रखने के लिए अब एक नए चेहरे की, एक नए मुखौटे की जरूरत थी और वो नया चेहरा था द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF। नाम सुनने में कैसा लगता है? कोई स्थानीय कश्मीरी ग्रुप है ना? बिल्कुल, यही तो प्लान था। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए इसे एक लोकल कश्मीरी संगठन की तरह पेश किया गया, लेकिन असल में इसकी लगाम लश्कर और जैश के पुराने आतंकवादियों के हाथ में ही थी। तो देखिए, स्ट्रैटेजी बड़ी सीधी थी, नाम बदल दो, काम वही रखो। लश्कर और जैश जैसे पुराने संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की नजर में आ चुके थे, उनकी जगह TRF को एक मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि पाकिस्तान किसी भी हमले की जिम्मेदारी से साफ साफ बच सके। ये हमला सिर्फ बंदूक और गोलियों से नहीं लड़ा गया, ये एक हाईटेक वॉरफेयर था। आतंकवादियों के पास ऐसे ऐसे उपकरण थे जो आमतौर पर सिर्फ बड़ी बड़ी सेनाओं के पास होते हैं और ये टेक्नोलॉजी उन्हें दुनिया के अलग अलग कोनों से मिल रही थी। एक और बात जो सामने आई वो तो और भी हैरान करने वाली थी। हमले से ठीक पहले पहलगाम की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों की डिमांड अचानक से बढ़ गई थी और ये तस्वीरें कहां से आ रही थी? एक अमेरिकी कंपनी मैक्सार से, जिन्हें एक पाकिस्तानी फ्रंट कंपनी BSI के जरिए खरीदा गया और फिर आतंकवादियों तक पहुंचाया गया। अब जरा इन आतंकियों के तकनीकी हथियारों पर नजर डालिए। उनके पास हुआवे के स्पेशल सैटेलाइट फोन थे जो भारत में बैन हैं। ये फोन सीधे चीन के तियानटोंग 1 सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ते थे, जिसका मतलब था कि उनकी बातचीत को कोई ट्रैक ही नहीं कर सकता था। नेविगेशन के लिए वो एल्पाइन क्वेस्ट नाम का ऐप इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें वो सैटेलाइट तस्वीरें डालकर बिना इंटरनेट के भी घने जंगलों में अपना रास्ता खोज सकते थे। और फिर वो मनहूस दिन आया जब इस 7 साल की साजिश का सबसे खौफनाक अंजाम दुनिया के सामने आया। निशाना थी पहलगाम की बेसरन वैली, जिसे धरती का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इस हमले में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इनमें से कुछ पर्यटक थे जो घूमने आए थे और कुछ स्थानीय कश्मीरी थे जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम कर रहे थे। 22 अप्रैल को दोपहर के करीब 1:45 बजे आदिल ठोकर ने एक आम कश्मीरी के भेस में अचानक हवा में फायरिंग कर दहशत फैला दी। जैसे ही डरे हुए लोग एक दिशा में भागे, जंगल में छिपे मूसा और अली भाई ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उन्होंने लोगों को उनके धर्म के आधार पर अलग किया और हिंदुओं को चुन चुनकर बहुत करीब से गोली मार दी। सिर्फ 20 मिनट के अंदर यह नरसंहार खत्म हो गया। इस हमले की क्रूरता की हद यहीं खत्म नहीं हुई। इन आतंकवादियों ने अपने शरीर पर गोप्रो कैमरे लगा रखे थे और उन्होंने इस पूरे नरसंहार को फिल्माया। यही नहीं, उन्होंने मारे गए लोगों के शवों के साथ सेल्फियां भी लीं ताकि दुनिया भर में अपने इस खौफ का प्रचार कर सकें।
तो सवाल ये उठता है कि क्या इस हमले के पीछे सिर्फ ये 3 आतंकवादी थे या फिर ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। अब वक्त है सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ने का। जब जांच हुई तो पता चला कि हमलावरों में से एक हाशिम मूसा पाकिस्तानी सेना का एक एक्टिव एसएसजी कमांडो था। लश्कर ने इस पूरे ऑपरेशन की फंडिंग की थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने इन्हें एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और आम नागरिकों को कैसे निशाना बनाना है इसकी ट्रेनिंग दी थी। इसमें चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और अमेरिकी कंपनी की सैटेलाइट तस्वीरों का भी। ये एक ग्लोबल आतंकी हमला था। हमले के बाद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। जब निंदा प्रस्ताव में टीआरएफ का नाम शामिल किया गया तो पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस नाम को हटवा दिया। बाद में पाकिस्तानी संसद में इस बात का जश्न मनाया गया कि ये उनकी कूटनीतिक जीत है। पहलगाम का ये हमला एक बहुत गंभीर चेतावनी है। ये दिखाता है कि आतंकवाद का भविष्य अब सिर्फ बंदूक और बम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का एक खतरनाक मिश्रण बन चुका है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस नए और जटिल खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं? उन 26 बेगुनाह लोगों की याद में जिनकी जानें इस हमले में गईं, हमें इस सवाल का जवाब खोजना ही होगा।